हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है, ठीक है। और आई थिंक आप पहला क्लास देख लिए होंगे। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे तो पहले आप जा करके पहला क्लास देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है उसका थ्योरी मैं इसमें करा चुका हूँ। और क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी कराते जा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या किस प्रकार से इसका आंसर निकलता है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जा करके ज्वाइन कर जाइए। यहाँ पे ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगे। पहली चीज, जो हम नोट्स डालेंगे वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। नोट्स चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, नोट्स इसमें डालते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज, आपको जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप हमें 91 10 99 89 19 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप फोटो लेकर के जो भी चीज़ का डाउट हो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करके सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको जो टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो उसका लिंक आप इस ग्रुप में देख पाएंगे और वहाँ पे जाकर के आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हैं, जैसे मैं वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें कितना समझे हैं। लगेगा आपको कि हम सारा चीज़ समझ गए हैं, लेकिन बात तो ठीक है, समझने को तो समझ गए हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे। तो उसके लिए वास्तविक संख्या का ही मैं यहाँ पे टेस्ट डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप टेस्ट देंगे, इससे आपको पता चलेगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और जो गलत हुआ आखिर क्यों गलत हुआ वो अगर आपको पता है तो फिर अच्छी बात है कि वो सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप उसका फोटो लेकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, आपको उसका सोल्यूशन पर्सनली गाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका गणित का कंप्लीट कराएंगे। और यकीन मानिए, आपको इतना आश्वासन देता हूं मैं कि आपका एग्जाम तक 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, साथ साथ में फिर सब्जेक्टिव को भी चालू करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि दो संख्याएं एक संख्या ए है और एक संख्या 18 है। ये दोनों का एलसीएम 36 दिया हुआ है। ये दोनों का एलसीएम क्या है, 36 है। और इसका एचसीएफ क्या है, आपका 2 है। ये अब ए का मान पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास दो संख्या, एक ए है और एक 18 है। इस संख्या का पता नहीं क्या है, लेकिन ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा कितना देगा, तो वहां पे दिया हुआ 36 आएगा। और इसी का अगर दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो कितना होगा, तो आपका एचसीएफ आपका 2 होगा। तो इसको बनाने का दो तरीका है। पहले तो मैं बाय ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए। ऑप्शन में आप इसको 2 रखेंगे यहाँ पे एक ही जगह पर। मान लीजिए कि ए का वैल्यू 2 निकल गया। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 और 18 का एलसीएम आप करेंगे तो आपका 18 ही आएगा, यानी कि हमारा 2 होगा नहीं। पहली बात। आप रहा के 3 को रखेंगे तो 3 कभी नहीं होगा, विषम संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा सम संख्या है। एचसीएफ क्या हमारा सम संख्या है, तो विषम तो होने से रहा। तो हमारा लास्ट 4 हो गया। तो एक जगह पर 4 रखेंगे और यहाँ पे 18। ये दोनों का अगर आप एलसीएम करते हैं, क्या रखेंगे, एलसीएम करेंगे तो आप पाएंगे कि 36 होगा। और इन दोनों का अगर आप एचसीएफ भी करते हैं तो पाएंगे कि आपका 2 होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। एक तरीका ये हो गया जो कि बाय ऑप्शन से हम बता दिए। बाकी बनाने का तरीका ये है, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका होता है फॉर्मूला LCM गुना HCF। अब पहली संख्या आपका ए था, दूसरी संख्या आपका क्या था, 18 है। और एलसीएम आपका कितना था, 36 है, आप देख सकते हैं। और एचसीएफ आपका 2। इस 18 को उधर भेज देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 2/18। इस 18 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 दूना 4। यही आपका आंसर हो गया। तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप बना सकते हैं। हम आपको बाय ऑप्शन भी बता दिए और आपका क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला भी बता दिए, फॉर्मूला के थ्रू से भी बता दिए। याद रखिएगा, अगर आपका एचसीएफ सम में है तो स्वाभाविक बात है कि दोनों संख्या सम होगा तभी जाकर के सम आएगा। विषम तो संभव ही नहीं है आपको। अब आप अगर कहते हैं कि 21 और 27 है तो ये हमारे दोनों भी सम संख्या है,
तो इसका एचसीएफ भी निकलेगा तो विषम ही निकलेगा, जो भी निकलेगा विषम ही निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, यदि पी और तथा क्यू दो अभाज्य संख्या, आपको कितना बार बताया कि अगर अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या का अगर आपसे एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं, दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को गुना कर देंगे। अगर इसका एचसीएफ पूछे तो आंख बंद करके, चाहे पी क्यू रहे चाहे कुछ भी रहे, आंख बंद करके एक लगाना है, चाहे कोई नंबर क्यों ना रहे। यहाँ पे 3 और 5 भी रहेगा तो भी एक लगाना है। इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो। एचसीएफ के बारे में बता चुके थे हम कि आभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा हमेशा और हमेशा 1 ही होगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या आपको बताए थे पिछले क्लास में, आप नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे। सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारा 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। और दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करने के लिए कह रहा है, तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो आप पाएंगे आंसर 8 हो रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके थे कि आभाज्य संख्या क्यों छोटी, 2 सबसे छोटी क्यों है और 4 सबसे छोटी भाज्य क्यों है, इसके बारे में पिछले क्लास में बताए थे। एक बार आपको जाकर के देख लेना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या बताना है। m के लिए सम संख्या, देखिए m के लिए सम संख्या यानी कि सम संख्या चाहिए, यानी कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, सम संख्या में उसी को कहते हैं कि जो 2 से विभाज्य, जो 2 से विभाज्य हो उसी को सम संख्या कहेंगे। तो देखिए 2 से विभाज्य, यहाँ पे ये ऑप्शन बाय ऑप्शन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की आप कोशिश करेंगे। m के जगह पर एक पूर्णांक है, यानी कि m के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, -1 2 3 4 5 6। तो हम रखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से जाते रहेगा। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं सपोज कीजिए, तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2, और 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या सम संख्या नहीं है। आप यहाँ पे अगर रखते हैं 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये भी हमारा सम संख्या नहीं है। यहाँ रखेंगे 1 तो ये भी हमारा सम संख्या नहीं है। यहाँ पे रखेंगे 1 तो 2 × 1 यानी कि 2 हो गया, तो ये हमारा सम संख्या है, और यही इस सवाल का उत्तर होगा 2m। 1 ही नहीं, आप 2m के जगह पर 2 × 1 किए तो 2 आया, 2 × 2 करके देखिए 4 आ रहा है, 2 × 3 कीजिए देखिए 6 आ रहा है, 2 × 4 कीजिए देखिए 8 आ रहा है। सब तो आपका सम संख्या है, यानी कि हमारा 2m जो है ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे 2m चिपका हुआ है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी संख्या में अगर आपको एक्स वाई दिया हुआ है इस तरह से, तो समझ लीजिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, चिपका हुआ है एक साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या। आपको पिछले क्लास में अच्छी तरीके से परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम डिटेल से बताए थे। तो आप परिमेय को कैसे पता करेंगे? तो जिसका वैल्यू हमें पता रहता है, इसका वैल्यू पता है नहीं है तो ये अपरिमेय। इसका वैल्यू पता है, हाँ 64 होता है और इसका 81 होता है, तो यही हमारा परिमेय है, क्योंकि 64 का 8 हो गया और 81 का 9 हो गया। दोनों का परिमेय संख्या हमें पता है, यानी कि पता है दोनों का रूट अंडर, तो यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। 21 का नहीं मालूम, कभी पढ़े नहीं है रूट 21। रूट 35 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, रूट 3 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम। अपरिमेय इसमें तीनों है, और परिमेय हमारा एक है, जो कि हमारा परिमेय ही पूछा था, और यही सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। इसके बारे में भी हम पिछले क्लास यानी कि डे 1 वाले में, यानी कि पार्ट 1 वाले में हम आपको डिटेल से बताए थे कि शांत हम किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं। शांत कहेंगे जिसका हर में 2 और 5 हो, तो हम 2 और 5 को ढूंढेंगे। यहाँ पे हर में हमारा हर यानी कि बटा में, जैसे कि 11/3 लिखा हुआ है, तो हर हम नीचे वाले को कहते हैं और अंश हम ऊपर वाले को कहते हैं। तो हमेशा हम ऊपर वाले को गोली मारेंगे और नीचे वाले को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 13 है, 13 में 2 और 5 तो आता नहीं, ये अशांत हो गया। 14 है, 14 का अगर आप तोड़े हैं तो 2 और 7 आ जाएगा, 2 दूनी 7 दूनी 7, सॉरी माफी चाहेंगे, क्या बोल रहे हैं, 7 दूनी 14 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी आ रहा है, तो 7 नहीं आना चाहिए था। सिर्फ या तो 2 आवे, सिर्फ या तो 5 आवे, या तो 2 और 5 आवे, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, तब शांत होगा। लेकिन ये 7 आकर के इसको गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण कि ये हमारा अशांत हो गया और हमें चाहिए शांत, तो ये भी आंसर नहीं है। 13 फिर वही बात है, ये भी हमारा आंसर नहीं। 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, जो कि हमारा शांत है। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे इसके बारे में पिछले क्लास में और डिटेल से बात किए थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जी 6 आपसे पूछ रहा है कि 6/7 ये शांत है या अशांत। तो सीधी सी बात है, ये 7 क्या है हमारा
7 हमारा अशांत है। 7 क्या हमारा जी, तो आप कहेंगे अशांत है, और यह इस सवाल का उत्तर भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा 6/15 ये कैसा है, तो आप कहेंगे 6/15। 15 का आप तोड़ते हैं तो कहेंगे 3×5 = 15 होता है गुरु जी, बिल्कुल है। और यहाँ पे 6 हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, इसके कारण ये अशांत हो जाएगा। ठहरो 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 ठहरो, वैसे मत करो। ये 3 तो इसको कटा सकता है ना, हाँ कटा सकता है। तो ऊपर बट हो गया 2 और नीचे हो गया 5। अब बताइए नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, जिसके कारण कि ये हमारा शांत होगा, ना कि अशांत। इसीलिए कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप 3 देखें और तुरंत मार दिए, तो 1 मिनट वेट कर लेना और ऊपर वाले को चेक कर लेना कि क्या दोनों आपस में कट रहा है। अगर कटता है तो कटा दो, उसके बाद हम आंसर को चेक करेंगे। नहीं कट रहा है तब जाकर के हम इसको कहते हैं अशांत है। फॉर एग्जाम्पल, यही अगर रहता 7/15, तो हम इसको तोड़ते 3×5 = 15। ये 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये 3 आकर के इसको गड़बड़ कर दिया और यही अशांत होगा। इस बात को समझ में आया ना? हाँ, तो चलिए आगे। यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं जिसका वैल्यू नहीं पता वो हमारा अपरिमेय होता है। ये √3 का वैल्यू हमें नहीं जानकारी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, और यही इस सवाल का उत्तर भी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आपके पास कौन सी आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर इसे नहीं मार सकता है, 1 को छोड़ के। 1 और खुद से तो मरना ही मरना है। ऐसे कहते हैं ना कि हम भगवान से डरते हैं और अपने अपने आप से डरते हैं और बाकी किसी से नहीं डरते हैं। तो बात वही है, ये आभाज्य संख्या भी वैसी संख्या है कि ये 1 से डरता है और खुद से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता, क्योंकि कोई इसको काट ही नहीं सकता है। तो वैसी संख्या को खोजेंगे जो किसी भी टेबल में ना आता हो। जैसे कि 69, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 61, वेट कर लेते इसका। 81, ये 9 से और 3 से भी और 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। 51, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 17 ये क्या, यानी कि हमारा 61 जो है ये हमारा आवाज संख्या, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, और ये किसी भी टेबल में आता भी नहीं। आप पूरा टेबल पढ़े होंगे लेकिन 61 कहीं नहीं देखे होंगे। और जिसको हम नहीं देखते हैं किसी भी टेबल में, वही हमारा आभाज्य संख्या होता है। इससे शॉर्टकट के मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बताइए। तो इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, ये बात देखिए, आपको हम कहा देखिए 4 और 5 ये परिमेय ही संख्या है ना। 4 और 5 के बीच कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि कहाँ एक भी संख्या है, बिल्कुल है। हम क्या 4.50000005 1 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर लिखेंगे 4.000000, यहाँ तक चल जाएंगे, लिखेंगे 1। फिर लिखेंगे 4.00000002। क्या कभी भी 5 तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा चलता है तो 1 2 3 करके धीरे धीरे 5 तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम कहेंगे 4.0000 पूरा बोर्ड को भर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो क्या इस तरह से करने से होगा? नहीं। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या है जिसके काउंट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अनंत, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और ये इस सवाल का उत्तर भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी पूछ रहा है आपसे कि 11/15, पीछे हम एग्जाम्पल दिए थे, ये शांति का अशांत है। तो 15 को हम आपको तोड़ने का तरीका बताते हैं, 3×15। क्लियर हो गया? ये क्या 3 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो यानी कि ये आने की वजह से ये हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया, है ना। और यही इस सवाल का उत्तर भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि अपरिमेय को आप कैसे चेक करेंगे। तो एक तरीका हम बताए थे आपको कि जिसका रूट का वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। ये तो 0 परिमेय है, 1 परिमेय है। √1 का वैल्यू 1 होता है, ये भी परिमेय है। √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, ये अपरिमेय, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे √2 आ गया, और ये √2 का एग्जैक्ट वैल्यू पता है? नहीं मालूम है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। आपको अगर नहीं पता है तो √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, √25 का वैल्यू 5 होता है, एक सेकेंड, √36 का वैल्यू 6 होता है, और √49 का वैल्यू 7 होता है, √64 का वैल्यू 8 होता है, √81 का वैल्यू 9 होता है, और √100 का वैल्यू 10 होता है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कैसे पता करेंगे आप? तो इसको जो संख्या है उसी संख्या से उसी को गुना करते हो।
4 आ गया ना। 3 है तो 3 को 3 से ही गुना कीजिए, 9 आ गया ना। 4 है तो 4 को 4 से गुना कीजिए, 16 आ गया ना। 5 है, 5 को 5 से ही गुना कीजिए, 25 आ गया ना। 6 है तो 6 को 6 से ही गुना कीजिए, 36 आ गया। 7 है, 7 को 7 से ही गुना कीजिए, 49 आ गया। 8 है, 8 को 8 से ही गुना कीजिए, 64 आ गया। तो बताइए √2 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। वैसे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम ला सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं मालूम, इसीलिए हम इसको अपरिमेय बोलते हैं। आप कहेंगे मल्टीप्लाई, तो हम इसको 2 इंटू 4 इंटू 1/2 ये कर देंगे तो आ जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो पॉइंट में आ गया फिर आपका ना। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए। फिर से वही बात है, क्या अभाज्य संख्या का जब भी एचसीएफ पूछे तो आपको एक लाइन में बताएं कि क्या करना है। अभाज्य संख्या का जब भी एचसीएफ पूछे तो तुरंत 1 लगाना है, बिना सोचे समझे। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और यही सवाल का उत्तर भी है। एलसीएम पूछे तो आपको क्या बोले, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। आगे देखते हैं, ये क्या है। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे डबल 1 है, एक सिंगल 3 है, यहाँ पे ट्रिपल 1 है, सिंगल 3 है, 4 1 है, सिंगल 3 है। यानी कि इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये पहले एक बार एक आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, फिर 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, 7 बार आएगा, 8 बार आएगा, 9 बार आएगा, 10 बार आएगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं कटेगा। और जब ऐसी संख्या होती है तो इसको हम अपरिमेय नाम देते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पाए है, ये क्या है, पाए। और पाए आप जहां देखें तुरंत अपरिमेय लगाइए, पाए आप जहां देखें तुरंत अपरिमेय लगाइए, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो। आपको पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ ये सवाल आपको समझने लायक है कि √3 और √12। ठीक है, √12 आप कहेंगे कि √3 का भी वैल्यू नहीं पता, √12 का भी वैल्यू नहीं पता, अपरिमेय लगा देंगे। अरे 1 मिनट वेट करो, शायद हमें ये टूट सकता है ना। √3 और √12 का अगर हम तोड़ें तो 4 गुना 3 तो कर ही सकते हैं। अब आ गया ऊपर में √3, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और नीचे √3 बच गया। ये √3 तो कट गया, तो 1/2 बच गया। अब बताइए क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय। अब आप कहेंगे कि ये परिमेय है, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। इसीलिए के मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो थोड़ा उसको बारीकी से समझ लें कि क्या ये आपस में कटने लायक तो नहीं है। तो कटाने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रूट में ऊपर में भी है, रूट में नीचे भी, ये रूट के अंदर अंदर कटा दीजिए, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, कट गया ना। तो ऊपर में रूट खत्म हो जाएगा 1, और नीचे √4 हो गया। तो 1 का 1 और नीचे आपका हो गया 2। अब ये परिमेय संख्या, समझ गए बात को। तो इतना तामझाम आप नहीं करेंगे, आपको हम ये शॉर्टकट तरीका बता दिए कि रूट के अंदर अंदर कटा के देखिए, अगर कट जाता, कटने के बाद अगर जो बच गया उसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है तो फिर परिमेय, और नहीं मालूम है तो स्वाभाविक बात है कि वो हमारा अपरिमेय ही होगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस में 3 माइनस √3 है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर यही बट्टा में रहता, सपोज कीजिए कि 3/√3 रहता, तो ये कटता है। कैसे कटेगा, क्योंकि ये 3 जो है एग्जैक्ट में √3 गुना √3 ही, और नीचे भी √3 है, ये कट जाएगा, यहाँ पे फिर √3 बच जाएगा। लेकिन वैसे हम इससे कोई लेना देना भी नहीं है, फिलहाल यहाँ पे जाते हैं। तो √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो ये हमारा अपरिमेय होगा, और यही सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, 1/√7 है, 1/√7 है, √7 का क्या एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, और याद रखिएगा सारे का सारे सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अपरिमेय और परिमेय, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये तो बहुत सारा पूछता है। सम और विषम के बारे में हम पिछले क्लास में अच्छी तरीके से सवाल को बताए थे। अगर आप लोगों में से अगर देखें तो बढ़िया बात है, नहीं देखें तो जाकर देख लें। मैं आपको वही सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि 0 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है और कितनी सम संख्या है, आप हमें ये बता दें। कमेंट में बताएं कि कितनी विषम संख्या और कितनी सम संख्या, अगर आप देखेंगे तो बता पाएंगे। ठीक है, तो √2 है, यानी कि ये हमारा अभाज्य संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। ठीक है, ये कहेंगे देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू पूरी पूरी कट गया, पूरी तरह से ये कट गया, इसके आगे बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर ये पूरी तरह से नहीं कटा होता, अगर ये भी इस तरह से रिपीट कर रहा होता,
5.2372233722233332 अगर इस प्रकार से चल रहा होता तो ये हम कहते हैं अपरिमेय है। बट ये तो पूरी यहीं पे आकर के रुक गया है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे विजातीय, विजातीय क्या होता है? तो विजातीय का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। अलग मतलब क्या समझे? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है एक जैसा होगा, 3 सेम होगा, और एक जो होगा वो अलग होगा, ये डिफरेंट होगा। तो उसी को ढूंढना है। तो देखिए 11 का रूट जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो इसको रहने दीजिए। रूट 2/√3 यानी कि ये परिमित संख्या हो गया। 25 का 5 होता है और 49 का 7 होता है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो गया। 7/3 यानी कि ये भी परिमेय संख्या। ये तीनों परिमेय है, तो ये अकेला अपरिमेय हो गया। तो अलग यही हुआ ना, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन में 3 आंसर तो हो नहीं सकता है। तो 3 जब सेम है तो एक अलग कौन सा मिला? √11। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ भी वही पूछ रहा है अलग, तो ये परिमेय संख्या है। 16 का जानते हैं 4 होता है और 4 का 2 होता है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। √2 का वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा परिमेय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या के बारे में बताना है। चलिए बात कर लेते हैं हम। 12 है ये 22 है, और ये आपका 11 है। देखिए राउंड फिगर चलता है, ये 5 है। राउंड फिगर चलते हैं कि √11 को छोड़ दो, √3 लेते हैं, √9। √9 का वैल्यू कितना है? तो होता है 3 होता है। तो बताइए √11 का वैल्यू कहीं ना कहीं 3 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि √9 है, 9 से बड़ा है 11। तो 9 का 3 हो रहा था, 11 का 3 दशमलव समथिंग कुछ ना कुछ होगा। जबकि हमें चाहिए क्या? 2 और 2.5 के बीच। 3 चाहिए, इसमें है क्या? नहीं है, यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2.5 से ज्यादा हो गया ना। और हमें चाहिए इसके बीच वाला नंबर, इसके बीच वाला, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर हम 12.5 को देखें तो सेम कंडीशन अप्लाई कर लो, कि जब 9 का 3 हो रहा है तो 12 का तो स्वाभाविक बात है कि ज्यादा ही होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 22.5 है, तो एक बात सोचिए कि 9 का जब 3 हो रहा है तो 22 तो बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसका तो 4 दशमलव समथिंग आ जाएगा। जबकि हमको चाहिए 2.5 के नीचे और 2 से ऊपर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो √5 जो है यही इसका आंसर होगा, और यही सवाल का उत्तर भी होगा। भाई √5 क्यों होगा? क्योंकि √4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होता है, और √5 का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, पॉइंट में थोड़ा सा बड़ा होगा। और यही तो खोज रहा है ना, कि 2 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए। बीच का मतलब क्या हुआ? बीच का मतलब क्या हुआ? कि इसको 2 को छोड़ना है और 2.5 को छोड़ना है, तो बच गया इसका जो बीच में, वही आंसर चाहिए। तो ये √5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या लीजिए, ले लेते हैं 2 अपरिमेय संख्या। मान लीजिए √5 लिए और √3 ले लेते हैं। संख्या को गुणनफल, दोनों को गुना कर देते हैं, तो रूट हो जाएगा 15। क्या हमेशा अपरिमेय होता है? ये तो आ गया अपरिमेय। अच्छा जरा एक बार आगे चेक कर लेते हैं। √5 ले लिए और फिर से √5 ले लेते हैं। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √25 हो गया, और इसका तो 5 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर हम दोनों अपरिमेय संख्याओं को लेते हैं और दोनों को गुना करते हैं तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है। तो ये तो यहाँ का रहा हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये तो बात गलत है, हमको चाहिए सही बात। ठीक है, कहता है एक परिमेय संख्या लीजिए। चलिए भाई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं √16, और एक अपरिमेय संख्या लीजिए। मान लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं √5 को ही, और दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना कर दें तो क्या हमेशा अपरिमेय होगा? अच्छा ये भी बात बढ़िया है। यहाँ पे तो 16 × 85 ये तो आ रहा है अपरिमेय, ये तो अपरिमेय आ रहा है। लेकिन एक बार और एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्या ऐसा भी होता है क्या? चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं √9। हाँ चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। तो कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं तो √9 को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई फिर से √9 को ले लेते हैं। ये परिमेय संख्या था, और एक अपरिमेय मांगा है ना, माफी चाहेंगे, एक अपरिमेय मांगा आपसे। तो एक अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए। √5 को लेंगे तो 45 आ रहा है, ये भी अपरिमेय हो रहा है। अगर √6 लेते हैं तो 9×6 = 54, ये भी हो रहा है। तो √2 लेते हैं 9×2 = 18, ये भी हो रहा है अपरिमेय। ठीक है,
तो एक बार चेक कर लेना जरूरी है। 3 4 5, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये तो बात सही है। ये हमारा आ रहा है कि अगर दोनों एक परिमेय लेते हैं, अगर एक अपरिमेय लेते हैं और दोनों को गुना करते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, अपरिमेय। क्या आ रहा है, हमेशा अपरिमेय आ रहा है। चलिए 1 मिनट के लिए इसको देख लेते हैं, रहने देते, इसको आंसर हो भी सकता है। आगे देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, इनका कहना है। दो परिमेय संख्या मतलब 4 + 4 कभी भी अपरिमेय होगा, कभी भी अपरिमेय होगा, दादा कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, यानी कि ये कभी भी अपरिमेय ना होगा, हमेशा परिमेय रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये तो सरासर गलत है कि एक पूर्णांक ले लेते 4 को और एक पूर्णांक ले लेते √5 को, मतलब अपरिमेय। ये कभी भी पूर्णांक होगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत है। रहा हमारा बी और सी में, तो बी और सी में मेरा तो सबसे बढ़िया अगर आंसर है तो बी आ रहा है। सबसे बढ़िया आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और यही सवाल का उत्तर भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है एन एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है एन। तो वन एन एक प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। रूट एन क्या है, तो रूट एन जो पूछ रहा है, तो रूट एन क्या होगा, तो रूट पहले 1 रखेंगे तो 1 आ गया। 2 रखते हैं तो √2 ही रहता है। √3 रखेंगे तो √3 ही रहेगा। अगर रूट हम 4 रखते हैं तो 2 होता है। तो आप देखेंगे ये परिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय परिमेय, यानी कि ये क्या हो रहा है कि कभी परिमेय आ रहा है तो कभी हमारा अपरिमेय आ रहा है, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम तो निकालते नहीं, भागफल निकालते नहीं, शेषफल निकालते नहीं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूक्लिड विभाजन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करती है। संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, ये बिंदु जो है ये क्या दर्शाता है। क्या एक परिमित संख्या है, एक अपरिमित संख्या, अपरिमित होने के कोई चांस ही नहीं। और वास्तविक संख्या तो ये पूरा होता है, ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या होता है। प्राकृत संख्या जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक लाइन में हमारे 0 भी आता है, माइनस भी आता है संख्या रेखा पर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और परिमेय संख्या हमेशा परिमेय होगा, तो ये भी जरूरी नहीं। तो हमारे यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है। कह की संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, यही तो सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, जो कि 16 20 और 24 से पूर्णतः भाज्य होगा। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग यानी कि वैसी संख्या जिसका कि वर्गमूल निकलता भी। तो आप एक बात करेंगे कि 1200 का वर्गमूल होता नहीं है, 2400 का वर्गमूल होता नहीं है, बच गया 1600 और बच गया 3600। तो 1600 को हम बाहर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे कह रहा है कि ये 1600 जो है ये 16 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए और 24 से भी कटना चाहिए, क्योंकि भाज्य बोला है। तो 16 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, चलिए 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से क्या डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे 24 से एक बार देख लेती है, काटता है ना, 8 या 24, 8 दूना 16, कभी नहीं होगा। 3 से तो डिवाइड ये कदापि हो नहीं सकता है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर बचिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3600। और ये 3600 24 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, और 3600 का वर्गमूल होता है 60। हमारा सब चीज क्लियर हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 14 गुना है, यानी कि जो कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कितना गुना ज्यादा है, तो 14 गुना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, यानी कि एलसीएम और अगर हम एचसीएफ को जोड़ दें तो ये 600 आ गया, 600 आ गया। तो यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो चलो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तभी निकलेगा। तो एलसीएम तो ठीक है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ की जगह पर हम लिख सकते हैं 14, सॉरी, एलसीएम की जगह पर हम लिख सकते हैं 14 एचसीएफ, क्योंकि एक एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ।
लिख देते हैं प्लस एक HCF यहाँ पे बराबर हो गया 600। तो ये टोटल हो गया 15 HCF, क्योंकि 14 HCF इधर और एक HCF इधर, तो 15 HCF। 15 से इसको कटा दिया तो 15 चौका 60 यानी कि 40। तो HCF का वैल्यू कितना निकल गया भाई, तो 40। अब यही 40 यहाँ पे गुना कर दें हम, 14 × 40 तो एलसीएम निकल जाएगा। कहेंगे हाँ निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो 14 चौका 56 यानी कि 560 आ गया। अब हमारा एलसीएम भी पता है, एलसीएम भी पता है, मल्टीप्लाई एचसीएफ भी पता है, दूसरी संख्या पहली संख्या भी पता है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यही है ना। तो इस 280 को यहाँ पे ले कटा देंगे इधर, तो आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या का 280। ये 0 और 0 गया, ये 4 से 7 बार में और 7 से ये 8 बार में, यानी कि 80 आ रहा है। तो जो दूसरी संख्या निकला, जो सेकेंड नंबर निकला, वो हमारा क्या निकला, 80 निकला। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 6x के पावर 4y और 12x के पावर xy, इसमें HCF पूछ रहा था। HCF हम जानते हैं कि वैसी संख्या को लेना है जो दोनों को डिवाइड कर पाए, तो दोनों को डिवाइड कर पाए वैसी संख्या को लेना है। अब मान लीजिए x² को लेते हैं, तो x² से तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, लेकिन इसमें पावर कम है तो कटेगा। ऐसा समझिए कि हम 1 को कहते हैं 2 से डिवाइड करने के लिए, कटेगा। एग्जैक्ट तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो चाहिए ना, HCF में वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये पावर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पे पावर x के देख रहे हैं कि 1 है, जबकि दोनों को कटाना जरूरी है। तो यानी कि ये कट नहीं रहा, तो ये आंसर होगा नहीं। क्लियर हो गया। यहाँ y है, 6y है, तो 6y से यहाँ पे y तो कट जाएगा, लेकिन x कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। x है तो x से x तो कट जाएगा दोनों जगह, लेकिन y कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 6xy इस सवाल का उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्यों, क्योंकि xy है तो दोनों जगह xy है, कट जाएगा, और ये छोटा भी है इससे और इससे भी इसके बराबर है तो कट ही जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये वही सवाल फिर से रिपीट हो गया है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना